जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका त्रिज्य आयस में। तो दोस्तों, मैंने आपको जो है हिस्ट्री में 3 लेक्चर पढ़ा दिए थे और विभिन्न प्रकार की जो सभ्यता है वहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अब उसके आगे का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और अब हम ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक काल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पुरातात्विक जो है उसे देखते हैं। ठीक है, फिर विदेशी यात्रियों को देखते हैं, फिर साहित्य को देखते हैं। अब पुरातात्विक में 2 चीज़ें आती हैं। पुराने में क्या है, हमारे पास साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य में सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, और अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है आपका एपिग्राफी। तो आज हम ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ठीक है, विदेशी यात्री पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक को 2 भागों में बांटेंगे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में आपका ये सब टॉपिक आएंगे, वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ब्राह्मण में, गैर ब्राह्मण में आपका जैन धर्म आएगा और बौद्ध धर्म आएगा। ठीक है, तो आज हम ये 2 टॉपिक कवर करते हैं। अब सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, टेराकोटा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है टेराकोटा की बात करें तो मिट्टी के जो सिक्के यानी कि जो चपटा करके, ठीक है, एक तो है उन पे किसी लकड़ी या लकड़ी से जो है आकृति बनाया जाए, या आप कह सकते हैं उत्कीर्णन किया जाए। दूसरा, किसी सांचे में डालकर, ठीक है, उन पर उत्कीर्णन किया जाए। और उत्कीर्णन करने के बाद उन्हें आग में पकाया जाए। ठीक है, आग में पकाने का क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा आपका कि आज भी जब हम मिट्टी में आग में पके हुए बर्तन लाते हैं तो वो कच्ची मिट्टी के बर्तन की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा क्या है, आज भी हम लोहे के बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 के, 2 के, 5 के, 10 के सिक्के लोहे के हैं। किस लिए हमने बना रखे, ताकि वो लंबे समय तक काम करें, टूटे ना। ठीक है, और अधिक से अधिक जो है यानी कि लेन देन में काम आए। तो उसी तरह जो पहले ज़माने में लेन देन होता था वो टेराकोटा के सिक्कों पे होता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी जो है टेराकोटा के सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, कुछ कांस्य के सिक्के पाए गए हैं। तो उससे पहले जो, मान लीजिए अगर ये मुद्रा का एक रूप है, अगर जब मुद्रा नहीं थी तो कैसे होता था आपका वस्तु विनिमय होता था, यानी कि आप मुझे कोई चीज़ दीजिए, बदले में मैं आपको कोई चीज़ दूंगा। ठीक है, आप मेरी ज़रूरत की चीज़ दीजिए, मैं आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको दूंगा। तो इस तरह से जो है लेन देन होता था। फिर उसके बाद जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी तो गोधन भी आपका जो है पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के पास होता था, कि जिसके पास अधिक गाय तो उसकी संपत्ति ज़्यादा, या जिसके पास ज़्यादा ज़मीन उसकी संपत्ति ज़्यादा। तो कह सकते हैं कि सिक्का जो है मुद्रण का ही एक रूप है। तो टेराकोटा जो है आपको बता दिया है मैंने किस तरह से बनता है या किसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अब भारत में सबसे पुराने जो सिक्के थे वो पंचमार्क के सिक्के थे। पंचमार्क के सिक्के यानी कि टेराकोटा पे किसी तरह का पंचमार्क कर लो आप, या कांस्य पे, ठीक है, लोहे पे, पत्थर पे किसी तरह का उत्कीर्णन करके हम पंचमार्क, यानी कि पंचमार्क का मतलब क्या होता है, 5 तरह की अलग अलग तरह की आकृति। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए किसी का राज्य है, यानी कि जो पहले समय में राजाओं का राज्य होता था, अब वो उनके अपने रीति रिवाज थे। अब किसी रीति रिवाज को दर्शाने के लिए उनके अलग अलग प्रतिमान थे। ठीक है, उनके चिन्ह थे। जैसे कि आज भी जैसे कि हम अमेज़न के जंगलों में आदिवासियों को देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जैसे आज भी हम अमेज़न के जंगल में आदिवासियों को देखते हैं। जैसे आज भी हम अमेज़न के जंगल में आदिवासियों को देखते हैं कि वो अपने ही कुछ रीति रिवाज हैं। ठीक है, ड्रम ढोल वगैरह पीटते हैं, आग के चारों ओर नाचते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है पंचमार्क यानी कि पत्थर पर या किसी भी
चपटा बनाकर, ठीक है, कांस्य के धातु को चपटा बनाकर उसके जो उस पर 5 तरह की आकृति, जैसे कि एक ये बना दी मैंने, एक ये बना दी, ठीक है, एक ये बना दी, एक ये बना दी और एक ये बना दी। तो इस तरह के ना काफ़ी सारे सिक्के जो हैं हमें साक्ष्य के रूप में जो है हमारे पूर्वज काल से हमें मिले हैं। तो उसी के आधार पर हम इन्हें क्या किया, 5 मार्क वाला पंचमार्क के सिक्के, ठीक है। तो पंचमार्क के सिक्के जो है सबसे पुराने ही माने जाते हैं और ये मौर्य काल में भी मिले हैं, आपके आहत में भी मिले हैं, ठीक है। मौर्य काल में आपके आहत, पंचमार्क और पर्ण तीनों प्रकार के जो है सिक्के मिले हैं। अब पर्ण कुछ चांदी के सिक्के थे, जैसे कि ये लिखा है आपका पर्ण, ठीक है। तो चांदी के सिक्के होते थे, इन पे भी कुछ मार्क होते थे। अब ये मार्क बनाते कैसे थे, या तो हाथों द्वारा उत्कीर्णन करके या किसी सांचे में, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये बनाते थे। अब और जो हिंद यवन के यूनानी सिक्के, ठीक है, हिंद यूनानियों के सिक्के, जो यूनान से जो हिंद आए थे उन्होंने कुछ सिक्के चलाए थे जो है। अब शीशा का सिक्का, अब शीशे का सिक्का यानी कि मिरर के सिक्के नहीं, यानी कि मान लीजिए जहाँ से जो कीमती पत्थर निकलते हैं, जैसे कि अब किसी पहाड़ यानी सख्त पहाड़ पे जहाँ पे जो है कीमती पत्थर या पारदर्शी पत्थर या रंग बिरंगे पत्थर, जैसे कि हीरा हो गया, मूंगा हो गया, नीलम हो गया, एमरल्ड हो गया, ठीक है। उसमें आज की डेट में हम कुछ पत्थरों की जो है कीमत जान गए हैं तो उन्हें बेशकीमती मान लिया, लेकिन कुछ पत्थर जो है आज भी बेकार हैं, यानी 100-200 रुपये के भाव में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं पत्थर को जो है चपटा करके पहले मुद्रण का रूप दिया जाता था। अब उसमें किसी तरह का उत्कीर्णन हो सकता था या नहीं हो सकता था, ठीक है, वो तो देखने पे ही पता लगेगा उन सिक्कों को। तो ये जो सिक्के थे आपके चमकीले, पारदर्शी, ठीक है, तो देखने में सुंदर लगते थे। तो इस तरह के जो सिक्के चलते थे वो सातवाहन वंश में चलते थे, ठीक है। आज भी आप जिसके किसी सख्त पहाड़ी पर खोदेंगे या जहाँ पे किस तरह के कीमती पत्थर जो है मिलते हैं, तो देखना आप वहाँ पे, अब मान लीजिए कोई इतना बड़ा पत्थर मिला आपको, उसमें आपने तोड़ के उसे जो है चपटा जो है उसके कई भागों में बना लिया, यानी कि कुछ चपटे मिल गए आपको, तो वही उसी तरह के जो है सिक्के ये सातवाहन जो है यूज़ करते थे। तो ये जो सिक्के थे शीशे के, इस तरह के सिक्के थे। अब पहली बार जो सोने का सिक्का चलाया वो सिक्का हिंद यूनानियों ने चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का, यानी कि आज की डेट में हम जिसे कहते हैं 24 कैरेट। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, आपका कुषाण द्वारा चलाया गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा और अशुद्ध सोने के सिक्के, यानी कि एक तो सबसे ज़्यादा भी चला दी, दूसरा अशुद्ध, यानी कि सिक्के तो थे लेकिन वो पूरे प्योर सोने के नहीं थे, यानी कि मिलावटी कुछ उन्होंने कर रखा था उसमें। तो अशुद्ध सोने के सिक्के जो है स्कंदगुप्त के काल में चले। अब चांदी का जो सिक्का है वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड, यानी जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते थे, के समय में भी प्रचलित है। अब मयूर शैली समुद्रगुप्त, ठीक है, यानी गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रचलन था। मयूर शैली का जो सिक्का था समुद्रगुप्त के शासन काल में सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। अब कौड़ी का प्रयोग, कौड़ी जैसे कि आपने राजस्थान में देखा होगा कि जो भी बंजारे वगैरह हैं या कुछ उधर के कल्चरल लोग हैं, यानी घाघरे में कुछ ऐसी सफ़ेद सी गिट्टियाँ पहनते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि बाजूबंद में यहाँ लगा लिया, कुछ मालाएं वगैरह बना ली। आपने ऊँट में देखा होगा कि ऊँट के जो कपड़े होते हैं उन्हें सजावटों के लिए उसमें कुछ कौड़ी टाइप का कुछ लगा लेते हैं, आपको ध्यान होगा। तो उन कौड़ियों का प्रयोग भी गुप्त काल में एज सिक्के के रूप में होता था। अब चमड़े का जो सिक्का है वो हुमायूं ने चलाया, ठीक है। सियाबुद्दीन जो था इनका दरबारी था, तो हुमायूं ने इन जो है चमड़े का सिक्का चलाया। अब रुपए, शेरशाह सूरी, ठीक है, जो है मुग़ल काल में एक जो है प्रतापी शासक हुआ, ज़्यादा समय के लिए नहीं हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ, लेकिन कुछ ढंग के काम कर गया। तो रुपए का, जैसे रुपए हम आज बोलते हैं, तो रुपए का जो उस समय उसने सिक्का बनाया होगा। अब रुपए नाम का शब्द आज तो है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो है वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है, या
जो है प्रतिमान चेंज हो गया या धातु चेंज हो गई है। अब रुपए का जो प्रयोग किया वो शेरशाह सूरी ने किया था ये, ठीक है। कौन था? उस्मानी तुर्क था ये। और दाम प्रारंभ किया था। और दाम जो है जिसे आज हम बोलते हैं कि भाई इसका दाम क्या है, ठीक है। गांव में आज भी हम सुन लेते हैं ना कि भाई इस चीज़ का दाम कितना है या इस चीज़ का दाम कितना है। तो दाम नाम का जो सिक्का चलाया था वो भी शेरशाह सूरी ने चलाया था, सोने की अशरफी, ठीक है। हम फिल्मों में देखते हैं कि जो पुराने टाइप की फिल्में हैं, अजूबा या, ठीक है, अली बाबा 40 चोर, वहाँ पे कुछ अशरफियों का जिक्र हो रखा है। तो उस तरह की जो अशरफी चलाई थी वो शेरशाह सूरी ने चलाई थी, ठीक है। रजिया सुल्तान एक फ़िल्म भी आई थी। और अभिलेख, ठीक है दोस्तों, ये तो थे आपके सिक्के के बारे में जो भी थोड़ी बहुत ही जानकारी थी ये आपको दी गई। अब पढ़ते हैं हम अभिलेख के बारे में। अभिलेख यानी कि किसी चीज़ पर खोदना या उत्कीर्णन कर देना या लिख देना, ठीक है। अब कोई भी चित्रकारी किसी पत्थर पे कर देना या अपने भाव को किसी चित्रात्मक लिपि या किसी शब्दों द्वारा दर्शाना, तो उस तरह को हम कह सकते हैं कि ये आपका एक अभिलेख है। अब अभिलेख कितने प्रकार के हो सकते हैं कि जैसे कि शिलालेख हो गया आपका, यानी कि एक तो है हम कि छोटे छोटे पत्थरों पर लिख दें, ठीक है। किसी चपटा पत्थर हमने यानी तोड़ा, ठीक है, उस पर उत्कीर्णन कर दिया, ठीक है। तो छोटे पत्थरों पे लिखना आपका क्या कहलाता था? अभिलेख कहलाता था। दूसरा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यानी कि बड़े पत्थर या कोई मीडियम टाइप का पत्थर, एक ऐसा पत्थर जो खड़ा हो और स्तंभ के टाइप का हो, यानी कि स्तंभ आज भी हम कॉलम जिसे आप बोलते हैं तो उस आकार का होना चाहिए, और उसके चारों ओर उत्कीर्णन कर दें या खोद दें या लिख दें, ठीक है, किसी चीज़ या छेने हो थोड़ी से। तो उस तरह के जो लेख पुराने राजा महाराजा जो है अपने युद्ध की चर्चा के लिए कि मैंने ये युद्ध लड़ा, मैंने ये युद्ध जीता, मैंने ये काम कराया, मैंने जनता के लिए ये जो है भलाई का काम किया, तो भविष्य में जो है अगली पीढ़ी उन्हें याद रखे, तो उसके लिए ये लेख लिखवाए जाते थे। तो कॉलम टाइप का जो अभिलेख होता था वो आपका स्तंभ लेख होता था। गुफा लेख यानी किसी गुफा के मुंह पर, यानी कि जो बड़ी बड़ी गुफा होती थी, आज भी जो है भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे जो है लेख लिखे हुए हैं और वो पर्यटकों का आकर्षक केंद्र भी है। तो उस तरह के जो अभिलेख थे, अभिलेख हैं आज की डेट में, उन्हें कहते हैं गुफा अभिलेख। और भित्ति अभिलेख यानी कि किसी दीवार पे, ठीक है, अब दीवार कैसे भी हो, पत्थर की हो या कैसी भी दीवार हो, उस पर कुछ लिख देना, ठीक है, उत्कीर्णन द्वारा या किसी भी चीज़ से लिख देना, क्या कहलाता है आपका? भित्ति लेख। और अभिलेखों का अध्ययन आपका कहलाता है एपिग्राफी, ठीक है। सबसे पहले जो अभिलेख लिखवाने शुरू करे थे वो ईरान का एक शासक था आपका डेरियस, ठीक है। उसने सबसे प्रारंभ में जो है अभिलेख लिखवाने शुरू करे। अब जब उसने लिखवाने शुरू करे तो अन्य राजाओं ने भी देखा कि ये तो अच्छी बात है कि जनता याद रखेगी, जनता पढ़ेगी, ठीक है, राजाओं के कामों को याद रखा जाएगा। तो उसका देखे देखी फिर अन्य राजाओं ने भी जो है अभिलेख लिखवाना शुरू कर दिया। और पहला अभिलेख जो लिखा था वो बोग जगोई से मिला था, ठीक है, एशिया माइनर में। तुर्की जो देश है उसके दो भाग हैं, ऊपर वाला, ठीक है, और एक नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाले को हम कहते हैं एशिया माइनर। तो पहला अभिलेख बोग जगोई से मिला जैसे एशिया माइनर में, वहाँ पे हमें जो है मिला था। अब आते हैं हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। ये जो अभिलेख है हमें उड़ीसा में पाया गया। इसमें कलिंग राज खारवेल ने लिखा है कि इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, कलिंग का युद्ध, ठीक है। युद्ध के समय कलिंग के राजा नंदराज था, ठीक है, गंगवंश का था ये। अब एहोर अभिलेख जो है राजस्थान में मिला है हमें ये,
और पुलकेशिन द्वितीय ने इसमें हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, आपने इतिहास में सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा कि हर्षवर्धन जो है काफ़ी प्रतापी राजा था और उसे उत्तर में तो शायद कोई हरा नहीं पाया था। ठीक है, लेकिन जब हर्षवर्धन ने अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए दक्षिण में यानी कि दक्षिण में भारत के अपना प्रसार करना शुरू किया तो राजस्थान में जो है ये महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में कह लो कि पुलकेशिन द्वितीय वहाँ राज्य करता था। अब राज्य के दौरान जब इसे खबर लगे कि हाँ भाई हर्षवर्धन जो है राजा आ रहे हैं, तो ये भी लड़ने के लिए अपना पहले ही तैयार था। अब जो भी राजा उस भौगोलिक हर्षवर्धन जो है उस भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं था, पुलकेशिन द्वितीय था, तो उसी का फ़ायदा उठाकर जो है हर्षवर्धन को इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर जो है विजय प्राप्त की और इसी की चर्चा ऐहोर अभिलेख राजस्थान में है। ठीक है, ऐहोर अभिलेख के बाद आपका ये आएगा ऐहोर अभिलेख राजस्थान में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। ठीक है, अब आते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात में। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की जो है चर्चा की है। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा है कि मैं रुद्रदामन इस झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो इस तरह से जो है वाक्य इस अभिलेख पर लिखा है। अब प्रयाग अभिलेख यानी कि प्रयागराज में समुद्रगुप्त का विजय अभियान। ठीक है, यानी कि जो भी उसने राज्य जीते थे तो उसके अभियानों की चर्चा है। ठीक है, तो जैसे कि ये भारत है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है आपका। तो एक ऐसी कहानी है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। जैसे कि ये हो गया आपका अरब सागर, ठीक है, ये हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक है, ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। तो माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त का जो प्रभावी एरिया था ये सारा, ठीक है, ये समुद्रगुप्त का प्रभावी एरिया था। तो इसी के अभियानों की जो चर्चा है वो इसमें प्रयाग अभिलेख प्रयागराज में इलाहाबाद में है। ठीक है, भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी। स्कंदगुप्त ने जो है हुणों पर आक्रमण किया, इस बात की चर्चा है इसमें। अब बिहार अभिलेख बिहार शरीफ। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ यानी कि जब भी किसी राजा को अपना क्षेत्र विस्तार करना होता था, क्या करता था कि राजा अश्वमेध यज्ञ कराता था। इसमें एक घोड़ा जो है यज्ञ में जो है पंडित या ऋषि मुनि पूजते थे और उस घोड़े को छोड़ देते थे। वो घोड़ा जितनी दूर तक भाग के जाता था उतना जो है राजा अपना आधिकारिक क्षेत्र समझता था और फिर कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य राजा उस सीमा में या उस क्षेत्र में घुसता था तो राजा उस क्षेत्र के लिए लड़ता भी था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्षेत्र विस्तार के लिए यज्ञ था। यानी घोड़ा जितना दूर जाएगा उतना क्षेत्र हमारा। तो बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्कंदगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। अब देवपाड़ा अभिलेख, यह सेन वंश के शासक थे, विजयसेन का है। ठीक है, जो हमें बांग्लादेश में मिला है। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में। और ग्वालियर, इसके बाद आता है आपका ग्वालियर अभिलेख यानी कि एमपी, प्रतिहार शासक भोज का है, यानी गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, यानी राजपूत वंश में माने जाते हैं। तो प्रतिहार जो शासक है ये राजा भोज या भोज का है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश, मालवा शासक यशोवर्मन का है। अब स्तंभलेख, यानी कि स्तंभलेख आपको बता ही दिया है मैंने, यानी कि किसी भी कॉलम टाइप पत्थर पर चारों तरफ कुछ लिखवा देना या उत्कीर्णन करवा देना।
ठीक है, वो जो लेख कहलाता है वो आपका स्तंभ लेख कहलाता है। अब मेहरौली अभिलेख जो दिल्ली में है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है और यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो अभिलेख है आज भी बेटर कंडीशन में है। ठीक है, पर्यटक आते हैं, इसे देखते हैं कि ये तो इतना साल पुराना होने के बावजूद भी नए का नया है। तो एक तो इस कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसमें आता है मथुरा स्तंभलेख यूपी। इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। सहिष्णुता यानी कि एक तो मान लीजिए आपका धर्म है, ठीक है, यानी कि मेरा धर्म है, एक अन्य व्यक्ति का धर्म है, एक किसी अन्य व्यक्ति का धर्म है। ठीक है, मैं भी अपने धर्म के उत्सव मना रहा हूँ, वो भी अपने धर्म के उत्सव मना रहा है, वो भी, ये तीसरा व्यक्ति भी अपने धर्म के उत्सव मना रहा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यानी कि हम तीनों जो है एडजस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, सह के चल रहे हैं, एक दूसरे की जो है आज़ादी है या अभिव्यक्ति है, ठीक है, या जो भी फ्रीडम है। ठीक है, तो इस तरह के जो सहिष्णुता, जो भी जिस राजा ने ये लिखवाया था, तो उसने कहा कि मैं जो राजा हूँ, मैं सहिष्णु राजा हूँ। तो मथुरा स्तंभलेख यूपी में इस तरह की जो है अभिलेख पर चर्चा है। अब एरन अभिलेख एमपी मध्य प्रदेश का भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा है। ठीक है, ये भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा की चर्चा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पुराने समय में जब किसी पति यानी कि किसी कपल में से यानी वर वधू में से वर की जब मृत्यु हो जाती थी, तो सती प्रथा में वर के साथ वधू को जलाया जाता था। ठीक है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय प्रथा थी और आज के दौर में तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से जो सती प्रथा की जो चर्चा है वो एरन अभिलेख में है, जो भानुगुप्त का है। ठीक है, एक बौद्ध स्तंभ अभिलेख, ठीक है, ये वासुदेव का है। इसमें शुंग वंश की चर्चा है। ठीक है, शुंग वंश, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, तो ये है आपका एमपी में वासुदेव का है और उसमें शुंग वंश की चर्चा है। अब पांचवा आपका है हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज अभिलेख मध्य प्रदेश। इसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है, हेलियोडोरस कौन है? ये एक था यमन का, ठीक है, यमन का दूत था, आया था, बौद्ध धर्म जो है धर्म के बारे में जानकारी लेने भारत में, तो इसे भागवत धर्म की जो है चर्चा जो है सिखा दिया। और फिर इसमें जो गरुड़ अभिलेख है, यानी कि इसमें एक गरुड़ यानी कि एक स्तंभ के ऊपर एक गरुड़ बैठा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? ये विदिशा में है। ठीक है, तो इसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है, ये भागवत जो है इससे मिला था। और ये जो हेलियोडोरस है ये कौन था? यमन का एक दूत था जो भारत में आया था। ठीक है, और गरुड़ ध्वज स्तंभलेख मध्य प्रदेश के विदिशा में है, जिसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अभिलेख थे और सिक्के के बारे में हमने पढ़ा आज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम विदेशी यात्रा पढ़ेंगे, फिर साहित्य में आपका धार्मिक और गैर धार्मिक पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, गैर ब्राह्मण पढ़ेंगे, ब्राह्मण में आपके ये जो टॉपिक हैं ये पढ़ेंगे, और फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।